आज हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के एमसीक्यू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू सोनवण एंड एसोसिएट चैनल। Who has jurisdiction to try the offences specified in Chapter 17 of the Negotiable Instrument Act 1881? यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 17 में निर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र किसके पास है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट जजिस के पास, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, या ऑप्शन डी के मुताबिक ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 17 में निर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं ऑफेंसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर कंसिडर्ड। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध माने जाते हैं। कैसे अपराध माने जाते हैं? ऑप्शन ए कंपाउंडेबल, ऑप्शन बी नॉन कंपाउंडेबल, ऑप्शन सी आइदर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए या बी, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इज compoundable. Offences under the Negotiable Instrument Act 1881 are considered compoundable. Next MCQ. How many parties are involved in a promissory note? एक वचन पत्र में कितने पक्ष शामिल होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. What will be the right answer here? Right answer is option B. 2. Two parties are involved in a promissory note. Next MCQ. Negotiable instrument means यानी कि परक्राम्य लिखित का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अ promissory note, ऑप्शन बी बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी पेबल चेक, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और पेबल चेक्स, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट MCQ. Which of the following section of Negotiable Instrument Act 1881 describes about check? यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में कौन सी धारा में चेक की व्याख्या दी गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 7 और ऑप्शन डी सेक्शन 6. What will be the right answer here? Your right answer is the section 6 यानी कि ऑप्शन डी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 6 में चेक की व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट MCQ. Which of the following is not considered as negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act 1881? यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से किसे परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार परक्राम्य लिखित नहीं माना जाता? ऑप्शन ए प्रॉमिसरी नोट्स, ऑप्शन बी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी बिल ऑफ एक्सचेंज और ऑप्शन सी करेंसी नोट्स। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? ये राइट आंसर इज करेंसी नोट। करेंसी नोट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएंगी।
नेक्स्ट MCQ, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस डू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैव, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा NI एक्ट में कितने चैप्टर्स और कितनी सेक्शंस है? ऑप्शन ए 25 चैप्टर एंड 178 सेक्शंस, ऑप्शन बी 13 चैप्टर और सेक्शन 1 to 1, ऑप्शन सी 17 चैप्टर और 148 सेक्शंस, ऑप्शन डी 121 section or 19 chapters. What will be the right answer here? Here right answer is option C. 17 चैप्टर है NI एक्ट में और टोटल सेक्शंस की बात करें तो 148 टोटल सेक्शंस दी गई है। नेक्स्ट MCQ, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, विनिमय पत्र क्या है? ऑप्शन ए a conditional order to pay, option B an unconditional order to pay, option C a conditional promise to pay, or option D an unconditional promise to pay. सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी an unconditional order to pay. A bill of exchange is an unconditional order to pay, यानी भुगतान करने का बिन शर्ती आदेश। नेक्स्ट MCQ, द पार्टी विच इज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड टू whom the order to pay is made is called, ऑप्शन ए ड्रोवर, ऑप्शन बी ड्रोवी, ऑप्शन सी पेई और ऑप्शन डी एंडोसर। वह पक्ष जो विनिमय बिल में शामिल है और जिसे भुगतान करने का आदेश दिया गया है तो वो कौन कहलाया जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर हियर इज ड्रोवी, हुंडी की रकम लेने वाला। द पार्टी विच इज इन्वॉल्व इन bill of exchange and to whom the order to pay is made is called drovee. Next MCQ, which of the following section of Negotiable Instrument Act 1881 describes different type of negotiable instruments, यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी धारा विभिन्न प्रकार के परक्राम्य लिखितों का वर्णन करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 11 और ऑप्शन डी सेक्शन 13. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर हियर ऑप्शन डी सेक्शन 13, यानी सेक्शन 13 देखोगे आप तो उसमें विभिन्न प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट MCQ, Section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881 refers to, NI एक्ट की सेक्शन 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी प्रोमिसरी नोट और ऑप्शन डी हुंडी। सेक्शन 4 में क्या है? तो सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट दिया गया है, तो इधर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 रिफर्स टू प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट MCQ, बैंकर इंक्लूड्स, बैंकर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एनी पर्सन एक्टिंग एंड एम्प्लॉइंग ऑफ एनी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि किसी भी बैंक और किसी भी डाक घर के बचत बैंक के कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, क्या इसे बैंकर कहा जाएगा? ऑप्शन बी एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैंकर और किसी डाक घर बचत बैंक के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति को बैंकर कहा जाएगा। या ऑप्शन सी एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक,
कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक और किसी डाकघर बचत बैंक में एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसे बैंकर कहा जाएगा। या ऑप्शन डी, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, किसी भी बैंक और किसी डाकघर बचत बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, इसे बैंकर कहा जाएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर हियर इज द ऑप्शन बी। Banker includes any person acting as a banker and any post office saving bank. Next MCQ. Which is not an example of promissory note? Promissory note वचन चिट्ठी का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, I acknowledge myself to be in bed to be in rupees 1000 to be paid on demand for value received. मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बी का रुपये का ऋणी हूँ कि 1000 रुपये मांग पर भुगतान किए जाना है। ऑप्शन बी, मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1000. ऑप्शन सी, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर रुपीज 500. मैं बी को भुगतान करने या 500 रुपये का ऑर्डर देने का वादा करता हूँ। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो प्रॉमिसरी नोट्स का कौन सा उदाहरण नहीं है इन चारों में से? व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर हियर इज द ऑप्शन बी। कि इस तरह से अगर लिखा है मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1000, तो इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या वचन दे रहा है, किससे दे रहा है और कितने रुपये का कब लेना है, किसको दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन है उनमें एक खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट MCQ. In an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellant court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of or compensation awarded by the trial court. धारा 138 के तहत दोषा सिद्धि के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा अपील में अपीलीय अदालत अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकती है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे की न्यूनतम राशि होगी। तो ये कितने % होगी? ऑप्शन ए 10% ऑफ द फाइन, ऑप्शन बी 15% ऑफ द फाइन, ऑप्शन सी 20% ऑफ द फाइन, या फिर ऑप्शन डी 25% ऑफ द फाइन। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? Here right answer is option C, 20% of the fine. Next MCQ. The interim compensation payable under section 143A may be recovered as if it were a fine. यानी धारा 143A के तहत देय अंतरिम मुआवजा इस तरह वसूल किया जा सकता है जैसे कि यह जुर्माना हो। ऑप्शन ए, एज इफ इट इज अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, ऑप्शन बी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑप्शन सी, एज पर द प्रोविजन ऑफ द CRPC 1973, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। What will be the right answer here? Right answer here, as per the provision of the CRPC 1973. यानी कि as if it is a decree of a court as per the provision of the CRPC 1973. Next MCQ. The NI Act 1881 came into force with effect from, यानी हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कब लागू हुआ था?
ऑप्शन ए फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1882, ऑप्शन बी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1881, ऑप्शन सी फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, ऑप्शन डी फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1881. What will be the right answer here? Here right answer is option C. तो हमारा NI एक्ट 1881 पहली मार्च 1882 के दिन से लागू हुआ है पूरे भारत में. नेक्स्ट MCQ. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint in writing made by the payee or as the case may be, the holder in due course of the check, and such complaint is made of the date on which the cause of action arise under clause C of the provision of section 138 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी बात के बावजूद कोई भी अदालत द्वारा धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता या जैसा भी मामला हो धारक द्वारा उचित समय पर लिखित शिकायत की गई हो, जांच करे और ऐसी शिकायत उस तारीख को की जाती है जिस दिन धारा 138 के परंतु के खंड सी के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है. तो कितने दिनों के अंदर कंप्लेंट करनी चाहिए? तो विदिन 3 months, ऑप्शन बी विदिन 2 months, ऑप्शन सी विदिन 1 month और ऑप्शन डी विदिन 15 day. What will be the right answer here? Right answer here is option C. Within a month, 1 month यानी 1 महीने के भीतर. नेक्स्ट MCQ. For invoking section 138 of NI Act, the payee or the holder in due course of the check, as the case may be, shall have to make a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to the drawer of the check of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid. NI अधिनियम की धारा 138 को लागू करने के लिए चेक प्राप्तकर्ता या धारक को जैसा भी मामला हो एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करनी होगी. चेक जारीकर्ता को लिखित रूप में चेक को अवैतनिक रूप में वापस करने के संबंध में बैंक से उच्च प्राप्त जानकारी के बारे में एक नोटिस देना होगा. तो ये नोटिस कितने दिनों में आप दे सकते हो? यानी कि आपका चेक बाउंस हुआ वो आपको पता चला तो आप जिसके पास से आपको चेक मिला था उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा और वो नोटिस कितने दिनों में आप भेज सकते हो? ऑप्शन ए विदिन 5 days 5 दिन के अंदर, ऑप्शन बी विदिन 10 day 10 दिन के अंदर, ऑप्शन सी विदिन 15 day 15 दिन के अंदर या ऑप्शन डी विदिन 20 day 20 दिन के अंदर. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी विदिन 15 day. चेक बाउंस के बाद 15 दिन में आपको नोटिस भेजनी रहेगी. नेक्स्ट MCQ. अ कंप्लेंट अगेंस्ट an offense under section 138 of the Negotiable Instrument Act पर क्राम्य की धारा 138 के तहत किसी अपराध के खिलाफ शिकायत साधन अधिनियम 138 के तहत आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो? ऑप्शन ए मस्ट बी इन राइटिंग लिखित रूप में होना चाहिए फर्जियत. ऑप्शन बी मे बी इन ओरल और इन राइटिंग मौखिक या लिखित कोई भी रूप में हो सकता है. ऑप्शन सी मस्ट इन राइटिंग एंड फॉलोड बाय एफिडेविट लिखित रूप में होना चाहिए और उसके बाद शपथ पत्र भी होना चाहिए. ऑप्शन डी मे बी ओरल स्टेटमेंट बिफोर नोटरी नोटरी के सामने मौखिक बयान हो सकता है.
What will be the right answer here? Here right answer is a option A, must be in writing. अगर आपको 138 के तहत कंप्लेंट करनी है तो वो लिखित रूप में होना आवश्यक है. नेक्स्ट एमसीक्यू और इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू. अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टेरिtoriयल जुरिडिक्शन डज नॉट अराइज ऑन द फॉलोइंग प्लेस. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत क्षेत्रीय अधिकार निम्नलिखित स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता है. ऑप्शन ए, वेयर द पेई मेंटेन्स अकाउंट इन अ बैंक, जहां भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक का खाता रखता है. ऑप्शन बी, इन द लोकल लिमिट वेयर द चेक इज प्रेजेंटेड इन द बैंक, उस स्थानीय सीमा में जहां चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है. ऑप्शन सी, वेयर द चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, जहां चेक बैंक द्वारा अनादरित हो जाता है. या फिर ऑप्शन डी, फ्रॉम वेयर द नोटिस टू पे द अमाउंट इज इश्यू, जहां से राशि भुगतान करने का नोटिस जारी किया जाता है. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर हियर इज द ऑप्शन डी, फ्रॉम वेयर द नोटिस टू पे द अमाउंट इज इश्यू. यानी कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टेरिtoriयल जुरिडिक्शन डज नॉट अराइज ऑन फ्रॉम वेयर द नोटिस टू पे द अमाउंट इज इश्यू. आज के वीडियो में हमने एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एमसीक्यू देखे. आगे हम और भी विषयों पे एमसीक्यू लेके आएंगे और एआईबी में जो भी लॉ है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके भी वीडियो हम डालते रहेंगे. साथ में जनरल पब्लिक के लिए भी लॉ इन्फॉर्मेशन के वीडियो आते रहेंगे. ये वीडियो अपने कॉन्टेक्ट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें. हम उस विषय पे वीडियो अवश्य बनाएंगे.